क्या होता है, कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या होता है. नाउ दिस इज अ सेलर. Over here I am going to mark this is seller. In the market you have seen this marketing manager or sales manager or any person who is at a sales counter, that is a seller. And this is a customer who is paying for purchasing a product. एक चीज हमने एक मेडिसिन खरीदी है या फिर कोई भी प्रोडक्ट हमने खरीदा है, उसके एक्सचेंज में हम भी कोई भी पेमेंट कर रहे हैं किसी भी तरह की, थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू पेटीएम और गूगल पे और कैश, तो वो क्या है, हम कस्टमर. राइट नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कंज्यूमर. कंज्यूमर इज अ पर्सन जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप वेजिटेबल्स लेकर आते हो, तो वेजिटेबल सारी फैमिली खाती है, आप अकेले तो नहीं खा रहे हो, प्रोवाइडेड आप एक पीजी में रह रहे हो या फिर आप अकेले रह रहे हो. ठीक है, तो ये क्या है, कंज्यूमर. आपके फादर टीवी खरीद के लाते हैं तो सारी फैमिली टीवी देखती है. अगर आप आपके फादर क्रेयॉन्स लेकर आते हैं तो आप उससे कलर्स करते हो और अपनी ड्राइंग बुक में आप या आपके सिस्टर या आपके ब्रदर कलर्स यूज करते हैं और अपनी ड्राइंग बुक में यूज अप्लाई करते हो. नेक्स्ट हम आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर. कंज्यूमर क्या होता है? A consumer is anyone who typically engages in any one or all the activities described in our definition. Consumers have been defined as a very strictly terms of economic goods and services wherein a monetary transaction is involved. जैसे मैंने आपको बताया अभी, क्रेयॉन्स लेकर आया और फादर क्या है यहाँ पर, कस्टमर, और किड क्या है यहाँ पर, कंज्यूमर. इसी तरह से हमारा कस्टमर क्या होता है, हु एक्चुअली परचेज अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रैंड मदर, आपकी मदर या फिर आपकी सिस्टर कोई चीज़ लेकर आई और सारी फैमिली ने उसको कंज्यूम किया, तो यहाँ पर आपकी मदर, ग्रैंड मदर या फिर आपकी सिस्टर क्या है, कस्टमर. यहाँ आपके फादर या आपके ब्रदर या आप क्या है यहाँ पर, कस्टमर टू द शॉपकीपर और टू द सेलर, एंड आपकी पूरी फैमिली क्या है यहाँ पर, कंज्यूमर. राइट, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ कस्टमर. ये हमारे दो तरह के मॉडल्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है. ट्रेडिशनल में क्या आता है, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, मिडिल मैनेजमेंट को ऑर्डर्स पास करती है, फ्रंट लाइन पीपल उसको फॉलो करते हैं और कस्टमर्स को वो मैसेज जाता है. मॉडर्न कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या है कि कस्टमर्स बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, और फ्रंट लाइन पीपल को मैसेज देते हैं, मिडिल मैनेजमेंट तक वो मैसेज पहुंचता है, टॉप मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेती है. तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है. पहले क्या था, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. फॉर एग्जांपल आप सिंपल सी एग्जांपल ले लो जलेबी की या फिर समोसे की. समोसा और जलेबी एक शॉप में बन रही है. अब क्या है कि हमारे कस्टमर ओरिएंटेड में क्या हो जाता है कि पास्ता बन गया है, अपना मैगी बन गई है, आपके नूडल्स बन गए हैं, आपके बहुत सारी और मोमोज आ गए और बहुत सारी और बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, ये सब क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं आपको. दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, कस्टमर ओरिएंटेड. सैंडविचेस, ये सब क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड, कि आपको जो चीज़ कस्टमर को चाहिए वही उसको प्रोवाइड की जाएगी. Now next comes our कंज्यूमर बिहेविंग के मॉडल्स हैं 5. ये इन मॉडल्स में क्या है कि पहले हमारे जो ऑप्शंस थी ये थी कि आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देते थे हम, प्रोडक्शन को, फाइनेंस को, मार्केटिंग को एंड एचआर को. अब सेकंड क्या हो गई कि मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलने लग गई और एचआर, प्रोडक्शन और फाइनेंस को हमने थोड़ा थोड़ा ऑप्शन वो दे दिया, थोड़ी थोड़ी प्रायोरिटी दी थी इसमें. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोडक्शन, एचआर और फाइनेंस, जो कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मार्केटिंग सेंटर में रहेगी. नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद हमारे पास कि हमारा कस्टमर ओरिएंटेड हो गई, कि कस्टमर के मेन रहेगा का कंट्रोलिंग फैक्टर, और प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स इसके आसपास घूम रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द लेटेस्ट मॉडल जहां पर कस्टमर और मार्केटिंग ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर और कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ. यहाँ पर प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैसेज कन्वे हो रहा है कि कस्टमर हमारा क्या चाहता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट फीडबैक लेता है उनसे, एचआर, प्रोडक्शन और फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैसेज जा रहा है.
ठीक है, ये हमारे लेटेस्ट मॉडल है, दिस वन इज द लेटेस्ट। ठीक है, इंटीग्रेटेड मॉडल है ये, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास नए मॉडल्स, नए 5 मॉडल्स जो हमारे चल रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू। कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कस्टमर वैल्यू एंड टोटल कस्टमर कॉस्ट। ठीक है, कम यहाँ पर हमारा कि टोटल कस्टमर वैल्यू, जो वैल्यू हमारी कस्टमर पे कर हमें पड़ रही है और कस्टमर को कॉस्ट क्या पड़ रही है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू। टोटल कस्टमर वैल्यू इज द बंडल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गिवन प्रोडक्ट और अ सर्विस। दिस इज व्हाट, सर्विस से हमें क्या क्या बेनिफिट्स कस्टमर को मिल रहे हैं, राइट। तो ये हमारा हो जाए टोटल कस्टमर वैल्यू इज द बंडल ऑफ बेनिफिट्स कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। Total customer cost is a bundle of costs customers expect to incur in evaluating, obtaining, and using the product or service. These are the three different definitions which are used to confuse a student in this कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू डिटर्मिनेंट्स में। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या आ जाते हैं, हमारे कस्टमर को वैल्यू क्या मिल रही है, टोटल कस्टमर की वैल्यू क्या है और टोटल कस्टमर को कॉस्ट क्या पड़ रही है। ये 3 चीज़ों के ऊपर हम डिफाइन करते हैं। कस्टमर को डिलीवर्ड वैल्यू क्या है, टोटल कस्टमर की वैल्यू क्या है, टोटल कस्टमर को कॉस्ट क्या पड़ रही है, मॉनिटरी कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, साइकिक कॉस्ट। टोटल कस्टमर वैल्यू में आया प्रोडक्ट वैल्यू, सर्विस वैल्यू, पर्सनल वैल्यू और इमेज वैल्यू। ये सब हमारे पड़ जाते हैं कस्टमर टोटल कस्टमर वैल्यू, और ये पड़ जाते हैं हमारे टोटल कस्टमर कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो ये है हमारी डेफिनेशन और ये है हमारी चीजें जो कवर होती हैं टोटल कस्टमर वैल्यू के अंदर या कॉस्ट के अंदर, राइट। नेक्स्ट आ जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो, अकॉर्डिंगली आपने देखा होगा अमेजोन में आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं कि आप अपना स्माइली कौन सा या कितने स्टार्स आप दे रहे हो। तो ये क्या है, हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम जज कर रहे हैं या फिर सर्विस को देख रहे हैं कि वहाँ सर्विस किस तरह की यहाँ मिल रही है हमारे को। तो ये क्या है, सेटिस्फेक्शन इज अ person's feeling or of pleasure or disappointment resulting from comparing a product's perceived performance in relation to his or her expectation। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। कस्टमर, आप अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो या किसी फेयर में या एग्जीबिशन में या किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हो और अगर आप वहां जाके खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि आपने जो मांगा था या चाहा था वो आपको मिल गया है, तो आप उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हो। लेकिन अगर आप वहीं पर कुछ पॉइंट्स आप ऐसे ढूंढते हो, इसमें ये चीज़ भी ऐड होनी चाहिए थी, इसमें ये वाली चीज़ मिसिंग थी, यहाँ से तो वो वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी थी। तो ये चीज़ें क्या है, वहाँ पर सर्विस अच्छी थी, वहाँ पर आपको सर्व बहुत अच्छी तरीके से किया गया था, डेकोरेटेड था। यहाँ तो हमारे को टाइम बहुत ज़्यादा लग गया सर्विस डिलीवरी में। तो ये क्या है, हमारे सेटिस्फेक्शन के पॉइंटर्स जो हम एवेल्युएट करते हैं वाइल गिविंग अ रेटिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन कि हम उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। आपने इसमें देखा होगा आपके बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लेंट बॉक्स और सजेशन बॉक्सेस लगे होते हैं। आपसे यहाँ पे कोई सर्वे फॉर्म्स भरवाया जाता है या फिर आपसे एक घोस्ट शॉपिंग टाइप करवाई जाती है कि अगर आप वहाँ पे इस तरह से जाओ और वहाँ पर आपको पता चले कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप क्या चीज़ खरीदोगे। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आपको कोई पैसा ना देना पड़े और आपको कूपन मिला हो, आपको यहाँ पर जाके शॉपिंग करनी है तो आप क्या चीज़ खरीदोगे। लॉस्ट कस्टमर एनालिसिस कि यहाँ पर आप देखोगे कि आपका कोई कस्टमर है जो पहले आ रहा था और लेकिन अब वो आना बंद हो गया है। आप किसी चीज़ से किसी ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस ले रहे थे लेकिन आपने जाना बंद कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप पार्लर की बात कर लो, आप पहले जा रहे थे लेकिन आप अब जा नहीं रहे हो। किसी बुटीक की बात कर लो, पहले आप उधर से सूट वगैरह या फिर ड्रेसेस सिलवा रहे थे लेकिन अब आपने एकदम सिलवाना बंद कर दिया है। तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, लॉस्ट कस्टमर, कि आप आए नहीं। आप क्या वहाँ पे कहोगे कि मुझे आपसे अच्छा बिल क्या है, वहाँ पर पैसे कम लेते हैं, वहाँ पर बनाकर जल्दी देते हैं, या फिर वहाँ पे मुझे वेटिंग पीरियड बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर हम
पॉइंटर्स हैं जो हम मेजर करते हैं, जिसके बेसिस पे कि हमारे कस्टमर लूज क्यों हो रहे हैं या हमारी कंप्लेंट्स क्या आ रही हैं, उन्हीं हमें कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट के लिए पॉइंट्स लेते हैं आपसे। तो वो कंप्लेंट एंड सजेशन, ये हमारे 4 पॉइंटर्स हैं। कंप्लेंट एंड सजेशन सिस्टम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वेज, गोस्ट शॉपिंग एंड लॉस्ट कस्टमर एनालिसिस। तो ये हमारे 4 पॉइंटर्स हैं, इनको आप देख लेना एक बारी। नेक्स्ट का आता है हमारे पास कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस। कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या आता है कि हमारे कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं लिस्ट में। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग मैनेजर है, वो क्या करता है, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाता है। उसमें से वो सॉर्टिंग करता है कि कुछ सस्पेक्ट्स हैं कि जो पैसे खर्च सकते हैं या जो मॉनेटरी फाइनेंशियली साउंड है, लेकिन और कुछ है कि उनके डिसीजंस कोई और लेता है। तो वहां पर आ जाते हैं हमारे 2 तरह के, सस्पेक्ट्स एंड डिस्क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स। तो ये इसमें आ जाता, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इनको हम कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम कस्टमर्स, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट टाइम कस्टमर्स बनेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट रिपीट कस्टमर्स, उन्हीं को हमने कन्वर्ट करना है या फिर हमें रिपीट कस्टमर्स को भी अपने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च देने हैं। देन आते हैं हमारे पास क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के बाद आते हैं एडवोकेट्स और पार्टनर्स। जो एडवोकेट्स हैं या पार्टनर्स हैं, ये क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कस्टमर्स को गाइड करते हैं। तो ये क्या है, इनएक्टिव और एक्स कस्टमर्स को भी यहाँ पर लाने में हमारी हेल्प करते हैं कि हमें इनको इस प्रोडक्ट को खरीदना है, इसी कंपनी से ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कभी बैंक गए होंगे, बैंक में आपने वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाया होगा। अकाउंट खुलवाया होगा तो आपने वहाँ जब भी वहाँ जाते होंगे, अगर कभी आपके वहाँ पर इंटरेक्शन होती है फ्रंटलाइन मैनेजर के साथ या फिर बैंकिंग मैनेजर के साथ, या आपको फ़ोन आता होगा कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, या फिर आप एफडी अपने हमारे बैंक के साथ करवाइए, या म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस आप हमारे बैंक से करवाइए। तो ये क्या है, उन्हीं कस्टमर्स को, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उन्हीं को ही हम पिच कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उन्हीं को हम फर्स्ट टाइम कस्टमर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं अपना। जैसे कि हम बोल देते हैं, वो फोन आता है कि आप अपनी सिस्टर का या अपने बेटे का या अपनी डॉटर का या अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी इस बैंक के साथ जोड़िए। तो उसके बाद आता है कि रिपीट कस्टमर्स, उन्हीं कस्टमर्स की एफडी करवा देते हैं बैंक में कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, आप इसको एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्लाइंट्स, जो दूसरे क्लाइंट्स हैं हमारे, वो भी बताते हैं कि यहाँ पर मुझे इतना बेनिफिट मिला, इसके अगेंस्ट एफडी के अगेंस्ट मुझे लोन मिल गया, लोन के अगेंस्ट मैंने अपना हाउसिंग लोन या फिर पर्सनल लोन वगैरह करवा दिया। तो ये क्या है, हमारे गाइडेंस देने के लिए बाकी कस्टमर्स यहाँ पे हमारे को गाइड करते हैं कि, और हमारे पार्टनर्स बन जाते हैं, वो पार्टनर्स होते हैं, वो भी गाइड करते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपको ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, प्रोस्पेक्ट्स या फिर सस्पेक्ट्स, जो हमारे को कस्टमर में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, तो ये है हमारा थ्रू कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस। देन कम्स हमारा सोशल एक्शंस अफेक्टिंग बाइंग बिहेवियर। सो गुड थिंग्स क्या है, बायर सेलर रिलेशनशिप के अंदर इनिशिएट फोन कॉल्स, मेक रिकमेंडेशन, यूज फोन, शो अप्रिसिएशन, मेक सर्विस सजेशंस, यूज वी प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज, गेट टू द प्रॉब्लम्स, यूज jargons और shorthand, personality problems aired, talk of our future togetherness। यहाँ पर हमारे रूटीन रिस्पॉन्सेज, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लान द फ्यूचर। ये गुड थिंग्स हैं बायर सेलर रिलेशनशिप के अंदर सोशल एक्शंस जो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है बैड थिंग्स, मेक ओनली कॉल बैक्स। अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो उसमें आप कॉल बैक कर रहे हो। मेक जस्टिफिकेशंस, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि ऐसे नहीं, ऐसे ही होता है, आप कहीं भी चले जाइए। ये क्या है, बैड में काउंट होगा। अकोमोडेटिव लैंग्वेज, चलो हम देखते हैं क्या बेस्ट हो सकता है। यूज कॉरेस्पॉन्डेंस यूज करना या इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोन कॉल। जब आपको बिजनेस चाहिए या फिर आपको कस्टमर को लेकर आना है तो आप फोन कॉल कर करके दुखी कर रहे हो, लेकिन इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को तो आप उसे लेटर भेज रहे हो। वेट फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ये अभी कौन टाइम वेस्ट करे। वेट फॉर सर्विस रिक्वेस्ट कोई अगर सर्विस के लिए आपको भेज रहा है तो आप उसको कह रहे हैं कि आप वेट करो।
ठीक है, सर्विस के लिए आपको कोई बोल रहा है तो आप उसको कह रहे हो या आप वेट करो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। यूज अस लीगल लैंग्वेज, ओनली रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स, यूज लॉन्ग विंडेड कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हिडन, टॉक अबाउट मेकिंग गुड ऑन द पास, पहले हम आपके साथ अच्छे थे अब हम बुरे हो गए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, फायर ड्रिल, इमरजेंसी रिस्पॉन्सिवनेस, शिफ्ट ब्लेम, इसने नहीं उसने किया है, एंड रिहैश द पास्ट। ये क्या है हमारे बैड थिंग्स बिकॉज जो हमारे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अब हमारा कंज्यूमर जो है वो किस तरह से डिसीजन लेता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, परचेज करने के लिए। आप कभी गए हो मार्केट, कभी आपने शर्ट खरीदी हो या ड्रेस खरीदी हो अपने लिए, तो वहां पर आपने किस तरह से डिसीजन लिया, तो वहां पे हमारे डिसीजंस किस तरह से आएंगे। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है कि the process where individuals decide whether, what, when, where, how, and from whom to purchase goods or services. The behavior that consumer display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products and services that they expect will satisfy their needs. इसका मतलब है कि मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रही हूँ मार्केट से, उससे मुझे क्या बनना हो रहा है कि मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो मैं इसमें बेस्ट लगूंगी, मेरे को ये इस ओकेजन के लिए ये वाले प्रोडक्ट खरीदनी है। और 6 W's, वेदर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हूम, फ्रॉम हूम, ये वाले यहाँ पर डिसाइड करने होते हैं कि आपने मार्केट से खरीदनी है, आपने ऑनलाइन खरीदनी है, या फिर आपने किसी बुटीक से खरीदनी है, या फिर आपने किसी डिजाइनर को बुला के उससे अपनी ड्रेस बनवानी है फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जाने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर फंक्शन में जाने के लिए कोई ड्रेस खरीद रहे हो, लेना चाहते हो, तो आप वहां पे किस तरह के स्टेप्स फॉलो करोगे। यहाँ पर आ जाता है कि हम पहले सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ये किस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ड्रेस चाहिए। देन सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, देन कम परचेजिंग डिसीजन। परचेज डिसीजन क्या होगा, यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना और वेट करना है। देन यूजिंग दैट और इवेल्युएटिंग दैट प्रोडक्ट एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, जहाँ पर हम सेटिस्फाई हैं तो हम उसको रिपीट परचेज करेंगे और बाकियों को भी रिकमेंड करेंगे कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी से या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट खरीदो। या फिर आप क्या करोगे कि आप उसके फीडबैक नेगेटिव दोगे या फिर न्यूट्रल दोगे कि यहाँ से अच्छा तो मैं वहीं गई होती तो ज़्यादा अच्छा मिल जाता। तो ये क्या है यहाँ पर हमारे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें आ जाता है हमारे पास need recognition, information searching and processing, identification and evaluating of alternatives, purchase decision and post purchase behavior। सिंपल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी यही है और कॉम्प्लेक्स भी यही है। ठीक है, तो आप क्या है, आपको इसको सिंपल रखना है या आप कॉम्प्लेक्स रखना है, या आप अपने ऊपर देख लीजिए कि नीड आइडेंटिफाई कर लीजिए सबसे पहले कि आपको किस चीज की जरूरत किस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए है। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन सर्च करिए, ऑल्टरनेटिव्स एवेल्युएट करिए। आप ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखोगे कि एक सेम प्रोडक्ट वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कोटेशंस मंगवाते हैं, कोटेशंस मंगवाने के बाद उनको इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करने के बाद उनसे बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग होने के बाद उस परचेज डिसीजन, उसको परचेज ऑर्डर इशू होता है या परचेज डिसीजन पास होते हैं, और उसको यूज करने के बाद उसकी फीडबैक दी जाती है कि और उसकी जो पेमेंट है वो रिलीज की जाती है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में तो पेमेंट बाद में रिलीज होती है, लेकिन इन केस ऑफ इंडिविजुअल आपको पेमेंट साथ के साथ करनी होती है। तो आप उसमें क्या है कि कस्टमर एक लूज बेनिफिट होता है तो वो अपनी फीडबैक पॉजिटिव में देता है। आपने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर स्नैपडील पे बहुत जगह देखा होगा कि उनकी फीडबैक नीचे दी होती है कि वहाँ पे दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और द सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने माइंत्रा में भी देखा होगा, फैब इंडिया में भी देखा होगा, ये सब क्या है वहाँ पे फीडबैक्स हैं।
यहाँ पर हमारे क्या नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर। स्टिमुलस क्या है, हमारा अंदर कितनी देर अपने आप को रोक सकते हैं, कोई प्रोडक्ट हमें कितना ललचा रहा है, आप कितनी देर उसके लिए वेट कर सकते हैं। मार्केटिंग स्टिमुलाई में आ जाते हैं प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अदर स्टिमुलाई में आ जाते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। एंड बायर रिस्पॉन्सेज में आ जाते हैं प्रोडक्ट चॉइस, ब्रांड चॉइस, रिटेल चॉइस, डीलर चॉइस, परचेज टाइमिंग्स, परचेज अमाउंट एंड परचेज फ्रीक्वेंसी। ये सब क्या है, हमारे को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमने ये प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन कौन सी कंपनी से खरीदना है, बायर के रिस्पॉन्सेज से। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि च्यवनप्राश की ऐड आ रही है। नाउ सब्सिक्वेंटली बहुत सारी और एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी चेंज ऑफ सीजन के साथ ही, जैसे कि आपकी झंडू बाम हो गया, झंडू पंचारिष्ट हो गया एंड मैनी अदर थिंग्स। आप क्या है, सीजन चेंज के साथ सूप की ऐड आनी शुरू हो जाती है। अगर आप समर से कोल्ड में जा रहे हो, अगर कोल्ड वेदर से आप समर की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे जूसेस की, स्क्वैश की, या फिर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स की एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, आइसक्रीम्स की एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या है, हमारे बायर के बिहेवियर को हमें मोटिवेट करना होता है। कस्टर्ड वगैरह की एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है, कॉटन के और विंटर्स के क्लोथ्स की एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो जाती है, या ब्लोअर्स की, एसी की, या फिर अपना गीजर्स वगैरह की। तो ये क्या है, हमारे मार्केट में एक स्टिमुलाई हम जनरेट करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट जैसे मौसम बदल रहा है, या फिर प्रोडक्ट्स के मार्केट न्यू लॉन्च हो रहे हैं, तो वहाँ पे मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट करना। प्रोडक्ट क्या होगा, उसके प्राइस क्या होंगे, प्राइस कंपिटिटिव है कि नहीं है, मार्केट में ये इसके ऑप्शन अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं है, प्रमोशन का क्या हमने इसमें मेथड यूज़ किया है, कौन सा चैनल यूज़ किया है, और प्लेस ये कहाँ पे अवेलेबल होगी, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास या होलसेलर के पास, या फिर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, कि आप इसको आप बल्क में मंगवाना होगा, कि आपको इसको इंडिविजुअली भी मंगवा सकते हो। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप एक के साथ एक फ्री। पहले कई बार क्या होता था, न्यूज़पेपर में कटिंग आती थी और उसका के अगेंस्ट, कटिंग के अगेंस्ट भी आपको कोई सैंपल या सैशे मिलता था। ये क्या है, हमारे मार्केटिंग स्टिमुलाई। अदर स्टिमुलाई इकोनॉमिक स्टिमुलाई में आ जाते हैं कि हमारे पास मनी कितना इन्वॉल्व है इस प्रोडक्ट के परचेज में। कोई एक बच्चा भी खरीद सकता है, या फिर वी हैव टू टेक डिसीजन, फैमिली हेड हैज टू टेक द डिसीजन ऑफ फॉर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वॉज ऑर्गेनाइज, उस शहर में या फिर उस देश में कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लो कि अपना वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है कि मुस्लिम ज़्यादा है कि सिख ज़्यादा है, तो वहाँ पर उस तरह से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। देन सोशल इन्वायरमेंट, वहाँ पर इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस है भी है कि नहीं है। देन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली वहाँ पर लोग साउंड हैं कि नहीं है, तो ये आपका प्रोडक्ट किस तरह का मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हो। तो ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। देन बायर इसके अगेंस्ट डिसीजन लेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे चूज करना है, ब्रांड कौन सी लेनी है, और हमारा रिटेल चॉइस कौन सी लेनी है, कि कौन से रिटेलर से खरीदना है, कि उसकी सर्विस अच्छी है या फिर वो वैसे ही बंदा अच्छा है। डीलर चॉइस क्या रहेगी, कौन से डीलर से हमने परचेज करना है। परचेज टाइमिंग्स, कौन से टाइम पे खरीदना है। कई बार क्या होता है कि किसी का बर्थडे आ रहा है तब खरीदते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल आता है तो खरीदते हैं, या फिर स्कूल्स में या कॉलेजेस में एडमिशन्स हो रही होती है तब बच्चे खरीदते हैं लैपटॉप्स वगैरह। तो ये क्या, न्यू बैग्स हो गए, न्यू टिफिन्स हो गए, समर वेकेशंस हो गए, समर वेकेशंस के बाद बच्चों ने स्कूल जाना है तब हो गया, या फिर किसी का घर में कोई बर्थडे या कोई वैसे फंक्शन है तो तब खरीद लिया। तो ये क्या है, परचेज अमाउंट, कितना अमाउंट खरीदना है, क्वांटिटी क्या होगी, या फिर कितना पैसा हमने खर्चना है इस चीज़ के ऊपर। परचेज फ्रीक्वेंसी, और कितनी बार खरीदना है, साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द बायर रिस्पॉन्सेज, राइट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायर बिहेवियर आर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स में क्या आएंगे कि कल्चर उस शहर में या फिर उस फैमिली में कैसा है, सोशल कल्चर कैसा है, वहाँ पर उसके रेफरेंस ग्रुप्स क्या हैं, फैमिली और रोल्स और स्टेटस क्या है उस बंदे का।
देन कम पर्सनल जिसमें एज क्या है बंदे परचेज कस्टमर की और उसका लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज है। अगर वो 80s में है तो उसकी क्या नीड्स होंगी, अगर वो 60s में है उसकी क्या नीड्स हैं, उसका फैमिली में कौन कौन मेंबर है, या फिर 40s में है 30s में है, फैमिली में कौन कौन सा वहाँ पर है, और उसका लाइफ साइकिल कौन सा स्टेज पे है। लाइफ साइकिल स्टेज का मतलब होता है कि आप वो अनमैरिड है, मैरिड है, मैरिड के विद किड्स हैं, या फिर उसके नियर रिटायरमेंट है। तो ये क्या है, एज का लाइफ साइकिल स्टेज। देन उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, ही इज इनटू अ प्रोफेशन और इनटू अ बिजनेस, वो टीचिंग में है या फिर अपना कोई बिजनेस हैंडल कर रहा है। देन कम्स हमारी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, लाइफस्टाइल उसका मॉडर्न है कि सिंपल है। देन पर्सनैलिटी और सेल्फ कंसेप्ट, उसके बंदे की पर्सनैलिटी किस तरह की है। कोई लोग तो होते हैं कि दे वांट टू परचेज एवरी न्यू थिंग इन द मार्केट, और कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं। और कुछ में क्या होता है कि फैमिली में बाकी लोग तो बहुत अच्छे ठीक है, लेकिन वो हेड ऑफ द फैमिली जो है वो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर मैटर करता है, लेकिन वो अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को रोकता नहीं है कि आपने कुछ भी खरीदना खरीद लो। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि फैक्टर्स जो पर्सनल फैक्टर्स हैं। देन कम्स साइकोलॉजिकल, द मोटिवेशन क्या है, परसेप्शन क्या है, लर्निंग क्या है, और बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, ये हमारे 4 फैक्टर्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। व्हाट मोटिवेट्स अ पर्सन टू परचेज अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने BBA करनी है या MBA करनी है तो आप कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी से करना प्रेफर करोगे, ठीक है। अगर परसेप्शन, आप ये डिग्री लेने के बाद क्या परसीव कर रहे हो कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी या फिर आपको नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। देन लर्निंग, आपने इस डिग्री को करने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको क्या लग रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एंड बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, आपके बिलीव्स क्या हैं और आपका एटीट्यूड क्या है इस प्रोडक्ट की तरफ, वो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर बन जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी ग्रुप में जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर सबके पास एप्पल का आईफोन है और मेरे पास दूसरा फ़ोन है, तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि एप्पल का आईफोन इज इट इज सिंपल, ठीक है। इसी तरह से हम सब फ्रेंड्स जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर हमारे पास अपनी अपनी गाड़ी है, तो जो लोग तो लग्जरी कार्स में हैं वो तो आगे निकल के, दूसरे बंदे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं फैमिली के साथ। तो वहाँ पे क्या है, और रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो वहाँ पे क्या है, हमारे बिलीव्स क्या है, हमारे उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी गाड़ी की सर्विस और गाड़ी की सिचुएशन जो है उसके साथ हमारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, ये सब क्या है, हमारे को फैक्टर्स क्या है इम्पैक्ट करते हैं कि हमें अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स के साथ चलना है, तो हमें उसी अकॉर्डिंगली अपना स्टेटस भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड देन कल्चरल फैक्टर्स में भी आ जाता है कि आप अगर हिंदू हैं तो आप कौन से कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हिंदू में तो बहुत सारे नेक्स्ट आ जाते हैं, या अपना जैनिज्म आ जाता है, बुद्धिज्म आ जाता है, नॉर्मल आ जाते हैं। तो ये क्या है कि डिपेंड्स नाउ। सिमिलरली इन केस ऑफ सिख निरंकारी है कि दूसरा, राइट। तो इसी तरह से हमारे आ जाते हैं मुस्लिम्स में भी वो शिया हैं कि दूसरे वाला कैटेगरी। तो वो क्या है कि हमारे कल्चरल फैक्टर्स में आ जाते हैं। अब ये सब कल्चर्स आ गए कि आपने वहाँ पे क्या फॉलो करना है, कौन से फेस्टिवल को चला करना है। जो आपकी बनिया कैटेगरी है तो उसमें क्या होगा, ब्राह्मण कैटेगरी है तो उसमें क्या होगा। तो ये डिफरेंट थिंग्स आर देयर। सोशल कल्चरल फैक्टर्स में आ जाते हैं कि आप सोसाइटी जहाँ पर रह रहे हो, वहाँ पर आपके ग्रुप में जो मेंबर्स हैं आपकी किटी पार्टीज वगैरह में, तो वो क्या है कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारे क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायर बिहेवियर। देन द नेक्स्ट कम्स हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। हमारे इसमें आ जाते हैं, हमारे पास इनपुट में आ जाता है प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। दीज आर हमारे फैक्टर्स विच आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस हमारे आर
बाइंग बिहेवियर। देन नेक्स्ट आ जाता है सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, जो भी हमने की है, फैमिली, इनफॉर्मल सोर्सेज, अदर नॉन कमर्शियल सोर्सेज, सोशल क्लास का कल्चर एंड सब कल्चर. Similarly, in consumer decision making, these inputs are going to have an impact upon the processing, that is processing, that is consumer decision making process, that is need recognition, identifying the needs, pre-purchase or search for the alternatives, evaluation of alternatives, and then psychological fields are going to have an impact on our purchasing decision, our decision making process, that is motivation, perception, learning and attitude. And then next come our post purchase behavior. Post purchase behavior means हम पहली बार लेंगे जो ट्रायल में भी ले सकते हैं अगर छोटी क्वांटिटी में है या फिर कम पैसे खर्च के कर रहे हैं. अगर हम एसी या फ्रिज खरीद रहे हैं तो वो वन टाइम परचेज हो जाता है, तो वहां पे हम हैवी अमाउंट एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वहाँ वो सब क्या है, हमारे एक्सपीरियंस को हमारे को पता चल जाता है उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं और उसके अंदर फ्लॉज क्या हैं. तो ये क्या हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है. देन वाइल परचेजिंग नेक्स्ट प्रोडक्ट और नेक्स्ट टाइम परचेज, रिपीट परचेज, वी आर गोइंग टू हैव इवेल्युएट दीज प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एंड repeat the process or not to repeat the process. It depends upon these our post purchase behavior, post purchase evaluation of the product. अगर बाकी न्यू ऑल्टरनेटिव्स क्या मार्केट में अवेलेबल हैं उनके साथ हम उसको इवेल्युएट करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट टाइम परचेज करेंगे. These are the 3 steps in input, process and output in consumer decision making process. I hope this is clear. You are clear with the concept of consumer decision making process. This is a simple mode of consumer decision making process. Factors affecting buying behavior. Personal में आगे हमारे age, life cycle stage, occupation, economic situation, lifestyle and personality and concept. Psychological में हमारी motivation, perception, learning and attitude. Social में आगे हमारे पास हमारे family influences, social reference groups, social class and caste, culture and subculture and opinion leaders. Right. Next आ जाता है हमारे पास organization buying behavior. Organization में जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पे हमारे को एज, लाइफ साइकिल से कोई लेना देना नहीं होता. वहाँ हम इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है और वहाँ पर हमारे पैसे कितने खर्चने वाले हैं. राइट. ये 3 चीज़ें वहाँ पर मैटर करती हैं और वहाँ और उसके आफ्टर सेल सर्विस क्या है, ये 3-4 चीज़ें वहाँ पर मैटर करती हैं. इट इज़ वहाँ पे ये तो है नहीं कि वन टाइम परचेज करना है, वहाँ पर तो रिपीट परचेज चलते रहेगा क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज़ में चीज़ें आती रहेंगी और जो भी है उसके लिए कंपनी से फीडबैक जाएगा. वहाँ पर एक बंदा तो है नहीं है जो वो देगा अपना डिसीजन. यहाँ पर तो क्या है कि सारी एक मैनेजमेंट बनी होती है जो वहाँ पर डिसीजन लेती है, फाइनल डिसीजन. तो वहाँ पर हमारे लॉन्गर प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर इवेल्युएट होता है. वहाँ पर कोई वो नहीं है कि आप इस सिस्टर ने कह दिया या मदर ने या फादर ने कह दिया कि इसी कंपनी से खरीदना है तो वही कंपनी से खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. वहाँ ऑर्गेनाइजेशन देखती है अपने बजट को. यहाँ पर हमारे जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो मैटर करता है हमारे लिए कि हमारे को दोबारा उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर में आ जाते हैं प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेम, डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, आउटलाइन ऑफ स्पेसिफिकेशन, वहाँ स्पेसिफिकेशन डिफाइंड होती हैं हर प्रोडक्ट के लिए. सर्च फॉर सप्लायर्स, वहाँ पर उनसे कोटेशंस मंगवाई जाती है. एनालिसिस ऑफ प्रपोजल्स, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, सिलेक्शन ऑफ एन ऑर्डर और रूटीन एंड पोस्ट परचेज इवेल्युएशन. अगर आपको नहीं आता पसंद तो आप उस केस में कंपनी के पैसे भी काट सकते हो. मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स हैं, इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जैसे था वैसे ही है. यहाँ पर लेवल ऑफ डिमांड क्या होगी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न
कंसर्न्स क्या है। हमें अगर इंडिविजुअल सिस्टम की या फिर कंप्यूटर की अगर चेंज करवानी है अंदर से सारा सिस्टम अपग्रेड करवाना है, तो उस केस में हमारे को कितनी कॉस्ट पड़ती है। और इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एवेल्युएट करती है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर या फिर अपग्रेड करवा रहे हैं अपना सिस्टम, तो वो कितने सिस्टम्स हमें अपग्रेड करवाने हैं, वो सब कुछ वहाँ पे इवेल्युएट होता है। और वहाँ पे कितनी देर बाद हमें इवेल्युएट करवाने पड़ेंगे, तो वो सब क्या है वहाँ पर क्योंकि लार्ज स्केल में काम हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे कस्टमर्स के बेसिस पे करना पड़ेगा अपने सिस्टम को इवेल्युएट। ये तो है नहीं कि हम अपने पर्सनल डिमांड के बेसिस पे करेंगे या एक इंडिविजुअल पर्सन के क्लाइंट के बेसिस पे करेंगे। यहाँ पर हमें और ओवरऑल कस्टमर्स के बेसिस पे अपने सिस्टम्स को अपडेट करवाना पड़ता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में फैक्टर्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या फॉलो अप हो रहा है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या फॉलो अप हो रहा है, तो वहाँ पर सभी अकॉर्डिंगली मिसमैच और मिसमैच होंगे, तो ताकि कंपिटिटिव रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपर्सनल में आ जाते हैं इंटरेस्ट, अथॉरिटी, एम्पैथी एंड परसुएसिवनेस। और इंडिविजुअल में आ जाता है एज, इनकम, जॉब, एज, इनकम, एजुकेशन, जॉब पोजीशन, पर्सनालिटी, रिस्क, एटीट्यूड एंड कल्चर। ये सब क्या है बाय बिजनेस बाय बिहेवियर में एवेल्युएट होते हैं, राइट। तो these are the different factors which are going to influence on industrial buying behavior. Thank you very much.